जय हिंद मेरे लाल। हम बात कर रहे हैं वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन की। कल हम लोगों ने एक साइक्लोट्रॉन नाम की एक डिवाइस पढ़ ली थी। साइक्लोट्रॉन डिवाइस क्या थी, सबको याद आ गया? सर, एक किसी भी पॉजिटिव चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को नहीं, देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन को नहीं, ठीक है ना, किसी भी पॉजिटिव चार्ज को क्या करती थी बेटा, एक्सेलरेट कर दे। क्या कर दे? पॉजिटिव चार्ज को एक्सेलरेट कर दे, जिससे कि उसकी एनर्जी क्या जाए सर, उसकी एनर्जी बढ़ जाए और जो कि टारगेट पर जाके हिट कर दे। अब एक क्वेश्चन आता है सर कि हम इस पॉजिटिव चार्ज को एक्सेलरेट क्यों करा रहे हैं, फायदा क्या होगा? बेटा इसका यूज है, एक्सेलरेट कराने का यूज क्या है, हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट, जैसे कि आपने एक्सरे सुना है ना, तो एक्सरे एक्सरे पे हम क्या कराते हैं, बॉम्बारमेंट कराते हैं, ठीक है ना, मेटल पर, जिससे कि क्या होती है, एक्सरे प्रोड्यूस होती है। यहां तक कि आपको पता होगा बेटा, न्यूक्लियर रिएक्टर पर हम क्या कराते हैं, बॉम्बारमेंट कराते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो यूरेनियम है वो अपने छोटे छोटे सब पार्ट्स में, डॉटर पार्टिकल में स्प्लिट ऑफ हो जाता है। तो बॉम्बारमेंट किसी कराएं सर, हम इन्हीं एनर्जेटिक पार्टिकल की कराते हैं बॉम्बारमेंट। भाषण में आ गई ना, यानी कि साइक्लोट्रॉन का यूज समझ में आएगा, साइक्लोट्रॉन की जरूरत क्या पड़ गई। साइक्लोट्रॉन से हम लोग पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराते हैं, ठीक है ना। और एक्सेलरेट कराने से फायदा क्या है सर, मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह में, जैसे कि मैं एक्सरे बनानी हो, हमें एक्सरे प्रोड्यूस करना हो, तो किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हम मेटल टारगेट पे हिट कर देंगे, जिससे कि एक्सरे बनने लगेगी, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा हम कहां यूज करेंगे, हम न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका यूज करेंगे। चलो यूज तो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन काम कैसे करता है? अब साइक्लोट्रॉन में यदि मैं आपसे कल याद दिलाऊं, तो बेटा आपने कल देखा था कि हमारे पास एक वैक्यूम चैम्बर था, ठीक है ना। अभी बस थोड़ा सा हिंट देने के लिए याद दिला रहा हूं, एक वैक्यूम चैम्बर था बेटा, और इसमें दो डी थी, एक डी इस तरह से रखी थी और एक डी इस तरह रखी थी, याद आ गया। और बेटा इसमें पूरे में क्या थी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड थी, पूरे में मैग्नेटिक फील्ड थी, बट डी के बीच में, आप देखो मैग्नेटिक फील्ड मैंने कैसी बनाई है, आउटसाइड बनाई है। आप कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं, बस अंतर क्या है सर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। अब जब इस तरफ बाहर वाली यूनिफॉर्म है, ठीक है ना, कल मैंने अंदर बनाई थी, आज मैं बाहर बनाई, दोनों एक है। इसके अलावा बेटा डी के बीच में क्या था हमारे पास सर, डी के बीच में हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज था, नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनी थी डी के बीच में, और वो कितनी थी सर, 10⁵ वोल्ट के आसपास की अल्टरनेटिंग वोल्टेज था। वो क्या रहा था बेटा, इसमें मैंने एक चार्ज पार्टिकल को रखा और चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा था, इस तरह से बेटा अपनी साइकिल बढ़ाता जा रहा था और एक्सेलरेट होता जा रहा था। और एक टाइम ऐसा था कि वो क्या कर गया था, अपनी डी को छोड़ के बाहर निकल गया था। बस यही तो पढ़ा था हम लोगों ने, बिल्कुल यही सब कुछ था, ठीक है ना मेरे लाल। तो अब बेटा देखना, ठीक है ना, ये आपका कहता है कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो गया। तो बेटा इसमें आपको दिख रहा था कि सर ये वैक्यूम चैम्बर है, ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है इनसाइड या आउटसाइड, डन। या और ये क्या है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है, दो मेटेलिक डी है, और ये आपका एक एग्जिट पॉइंट बना हुआ है, डन। बस अब हमें इन्हीं पॉइंटों को लिख लेना है, और यही हमारी है वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन। यानी कि क्या है, टू सेमी सर्कुलर मेटेलिक डी। पहला पॉइंट क्या है मेरे लाल, पहला पॉइंट है टू डी होती है, ठीक है ना। दूसरा बेटा इनसाइड डी नो इलेक्ट्रिक फील्ड, डी के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इन इस बारे में बात कर रहे हैं। बट डी के बीच में अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिटवीन डी अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी वैल्यू कितनी है, 10⁵ वोल्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा इसके अंदर हमें पता होना चाहिए, वर्किंग में ही चार्ज पार्टिकल मूव थ्रू द डी। बेटा चार्ज पार्टिकल इस सर्कल में पार्टिकल में घूमता है और गैप के बीच में होता है, द चार्ज पार्टिकल मूव थ्रू द डी बाय इन द गैप एंड इंक्रीज इट्स रेडियस। बेटा चार्ज पार्टिकल इस डी के गैप से और इन डी के बीच में से घूम घूम के अपनी क्या करता है, रेडियस इंक्रीज करता है, और इंक्रीजिंग द रेडियस इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। रेडियस बढ़ने पर क्या हो जाता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, किसकी, चार्ज पार्टिकल की। इतनी ज्यादा पता है, ठीक है ना। इसके बाद हमें क्या पता है, इसके अलावा बेटा वर्किंग में हमें और भी कुछ पता होना चाहिए, जैसे कि एक पॉइंट आप ये डाल सकते हैं कि जो हमारा साइक्लोट्रॉन है, ये हमारा ये पूरा पूरा कैसे रखा हुआ है, एक वैक्यूम चैम्बर में रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है, वैक्यूम चैम्बर में रखा हुआ है, ठीक है ना। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। कैसी है, परपेंडिकुलर है किसके, डी के। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो सकती है या फिर परपेंडिकुलर बाहर की तरफ हो सकती है, ठीक है ना। दोबारा क्या हो सकता है, एक पॉइंट और डाल सकते हैं, क्या, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डी, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है सर, जो डी बनी हुई है, इसे हम डी बोल रहे थे ना कल, जो डी दिख रही है आपको,
डी के कैसा है, परपेंडिकुलर है बेटा। लेकिन वर्किंग आपको याद नहीं करनी है, एग्जाम में आज तक आई नहीं, एक बार आई है बस, ध्यान रखिए। वर्किंग में कोई ज्यादा सदर नहीं करना। वर्किंग में क्या है, वर्किंग में हमें जो दिख रहा है वो वही है, बस डायग्राम जरूर याद कर लीजिए। डायग्राम आपका 1.5 मार्क्स का था, जो कल मैंने लेबलिंग करी थी वो वाला, ठीक है ना। तो क्या हुआ हमारे पास, एक दो मेटेलिक डी, वैक्यूम चैम्बर, सर एग्जिट पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना, डी के बीच में घूम रहा है, डी के बीच में क्या लग रहा है बेटा, अल्टरनेटिंग फील्ड बन रही है, ठीक है ना। अल्टरनेटिंग कौन सी फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जिससे कि चार्ज पार्टिकल अपनी रेडियस इंक्रीज कर रहा है, और रेडियस इंक्रीज करने से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है ना। लेकिन आपको इसके साइक्लोट्रॉन में जो कल आपको बताई थी मैंने, कि जैसे साइक्लोट्रॉन की रेडियस ऑफ साइक्लोट्रॉन कितनी है, ठीक है ना, टाइम पीरियड ऑफ साइक्लोट्रॉन कितना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन कितना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ साइक्लोट्रॉन के लिए चार्ज पार्टिकल की कितनी है, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेते हैं, जैसे कि रेडियस कितनी होती है, सर रेडियस आप हेलिकल मोशन की कह दो या फिर साइक्लोट्रॉन की कह दीजिए, तो कितनी होगी, एम बी अपॉन क्यू बी, सबको याद है ना। टाइम पीरियड कितना होगा मेरे लाल, टाइम पीरियड भी आपको कल याद था, कितना था, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, कितना है, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। फ्रीक्वेंसी की बात करें उसको उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, और काइनेटिक एनर्जी कितनी जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर है। यहां से हम क्या किया था, यहां से हमने बी की वैल्यू निकाली थी, इस जगह से हमने क्या किया था, बी की वैल्यू निकाल के हमने इसमें पुट कर दिया था। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी निकली थी, काइनेटिक एनर्जी हमारी निकली थी बेटा हाफ आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम, हाफ आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम, जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी निकल आई थी किसकी, इस साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड। डन, चलिए भाई इतनी मतलब समझ में आ गई। अब क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि साइक्लोट्रॉन से हम लोग, किससे, साइक्लोट्रॉन से हम लोग नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट क्यों नहीं कर पाते। क्वेश्चन क्या है मेरे लाल, कि साइक्लोट्रॉन से, इस साइक्लोट्रॉन से हम लोग नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट क्यों नहीं कर पाते। देखना हो क्या रहा है, देखना मेरे लाल, थोड़ा समझना। मैं इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट करके दिखा रहा हूं आपके सामने, आप खुद देखना कि इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मैं इलेक्ट्रॉन को लाता हूं उसके बीच में और यहां पर रख रहे हैं, फिर आप आंसर जरूर बताइए कि ऐसा क्या हो रहा है इसमें कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं। डन, चलिए भाई देखो क्या हुआ, देखो जो तो आपकी डी है ही, पुरानी आपकी डी दिख रही है आपकी, मैं ब्लैक पेन से बना देता हूं डी को, ठीक है ना। सर डी तो दिख रही है हमें, जो हमारी डी है, दोनों डी हैं, और डी के बीच में हमारे पास क्या है, सर डी के बीच में एक अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना रखी है हमने, ठीक है ना, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डी के बाहर मैग्नेटिक फील्ड है, और वो मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है। हो क्या रहा, देखना मेरे लाल, इलेक्ट्रॉन को रखा, इलेक्ट्रॉन ने चक्कर लगाया, दूसरा चक्कर लगाया और बाहर निकल गया। देखा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ने कितने चक्कर लगाए, सर एक चक्कर पूरा और दूसरा चक्कर लगाया। अब बेटा क्या 10 चक्कर लगाने वाला पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और एक दो चक्कर लगाने वाला इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, दोनों में सेम एनर्जी आ जाएगी क्या, सेम एनर्जी गेट कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। यही तो बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या समझ में आई कि सर इलेक्ट्रॉन हल्का होने की वजह से, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास है 10 की पावर -31 kg की रेंज में, ठीक है ना, जबकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का रेंज कितना है, प्रोटॉन का मास कितना है 10 की पावर -27 kg की रेंज में, यानी कि ये भारी है कितना, 1000 गुना, 1000 क्या 10,000 गुना भारी दिख रहा है हमें इसका, ठीक है ना। तो कंपेयर में जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भारी होने की वजह से इसमें कई राउंड लगा देता है, जिससे क्या होगा, जितनी अधिक सर्कल चक्कर लगाएगा उतनी अधिक रेडियस चक्कर लगेगा, जितनी अधिक चक्कर लगाएगा उतनी अधिक क्या होगी, उसकी रेडियस बढ़ेगी, और रेडियस बढ़ने से क्या होगी, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। जबकि अपना एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक चक्कर दो चक्कर लगाते ही क्या कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। कहां से, सर एग्जिट पॉइंट से एग्जिट कर जाएगा, जिससे कि सर इसमें एनर्जी आ ही नहीं पाएगी। क्या फिर रख दो यहां पर, फिर वो दो चक्कर लगाएगा, तीसरे दो चक्कर के बाद दो चक्कर के अंदर ही पूरा भाग जाता है। देखो एक राउंड पूरा यहां हुआ और दूसरा राउंड पूरा नहीं हो पाया, और क्या कर गया, एग्जिट कर गया। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है बेटा, एग्जिट कर जाता है जल्दी, इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम इस लोग एक्सलेट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन लेस मासिव, कैसा है, कम मास वाला पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन कैसा है, सर इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। यदि हम इसको डी के बीच में रख देते हैं और रखने के बाद हम इसको एक्सलेट करने की कोशिश करते हैं, तो जो बड़ी जल्दी ही डी से एग्जिट आउट कर जाता है, जिससे कि क्या होता है, ये ना अपनी रेडियस इंक्रीज कर पा रहा सही से, ठीक है ना, और इसमें काइनेटिक एनर्जी फिर भी होगी ही नहीं, क्योंकि नहीं होगी, दूसरा इसको एक्सलेट कर ही नहीं पाया। इसलिए दूसरी बात, दूसरी लिमिटेशन क्या है बेटा इसकी,
बेटा दूसरी लिमिटेशन है, एक आपने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, मूविंग मास इक्वल टू रेस्ट मास अपॉन 1 रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। याद आया किसी को? चलो भाई मैं दोबारा से याद दिला रहा हूं, किसमें था बेटा? ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था आप लोगों ने, जिसमें हमने डायमेंशन को करेक्ट किया था। क्या था बेटा? मूविंग मास इक्वल टू रेस्ट मास अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब देखो बेटा, यदि मैंने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का, कोई मेरे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, उसका हमने स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हमने क्या कर दिया? एक्सलेट कर दिया। वेलोसिटी कितनी हो गई? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0, और 0 का अंडर रूट 0, और बेटा m अपॉन 0 कितना हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। यानी कि बेटा हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को c यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हम एक्सलेट नहीं कर पाएंगे। किससे? साइक्लोट्रॉन से। यानी कि साइक्लोट्रॉन से हम लाइट की स्पीड से यानी कि 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड से लेस तो कर सकते हैं, बट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड इस तक तुम पहुंचा ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं पहुंचाएंगे? क्योंकि बेटा उस कंडीशन में हमारा उस पार्टिकल का मास कितना हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि पॉसिबल भी नहीं है। तो यानी कि दो अपने साइक्लोट्रॉन की दो लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन क्या है मेरे लाल? पहले याद करो, पहली लिमिटेशन है मेरे लाल कि हमारी जो साइक्लोट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट नहीं कर पाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेस मास पार्टिकल है और वो डी से 1 या 2 राउंड में ही बाहर निकल जाता है, जिससे कि वो एक्सलेट नहीं हो पाता। पहली कंडीशन। दूसरी बात, कोई भी चार्ज पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के बराबर एक्सलेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यदि हमने किसी पार्टिकल को स्पीड ऑफ लाइट के बराबर एक्सलेट कर दिया, जब वो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, मूविंग मास, ये क्या है मेरे लाल? ये आपका मूविंग मास है, ये आपका रेस्ट मास है, ये 1 है, ये स्पीड ऑफ पार्टिकल है, और ये है बेटा स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है ना? तो यदि हम किसी चार्ज पार्टिकल को स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हम कर दें, तो जिस वजह से उसका मूविंग मास है वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है ना? इसलिए हम किसी चार्ज पार्टिकल को किसी भी कीमत पर स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं कर सकते। और दूसरा बेटा, इसका यूज कहां कहां होता है? एप्लीकेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का यूज कहां कहां है? तो मैंने आपको यूज दो बता दिए थे। एक तो बेटा मेडिकल ट्रीटमेंट में आप पढ़ चुके हो, ठीक है ना, एक्सरे के फॉर्मेशन में। और दूसरा बेटा एक्सरे का फॉर्मेशन क्या है? मैं तो आपसे कहूंगा कि गन डायोड में भी इसका यूज। गन डायोड क्या है बेटा? हाँ, गन डायोड आपका है माइक्रोवेव प्रोड्यूस करने वाला, ठीक है ना। तो बेटा इसका यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट में इसका यूज करते हैं बेटा, इसका न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं, ठीक है ना, और कहीं कहीं पर हम इसको कॉमर्शियल यूज में भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। फिलहाल आपने एनसीईआरटी में 2 लिखे हुए हैं। नंबर 1 पहला क्या होगा? मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी कि मेडिकल सेक्टर में इसका यूज किया जाता है। इसका साइक्लोट्रॉन का किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट करने के लिए एक्सरे वगैरह में, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट बेटा, इसका यूज कहां किया जाता है? दूसरा इसका यूज किया जाता है बेटा आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में। डन। जो आपके एग्जाम में आते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर और मेडिकल सेक्टर। दूसरा इसको कहां कहां आप, इसका लिमिटेशन है सर। लिमिटेशन नंबर 1, हम इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट नहीं कर पाते, यानी कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, हल्के पार्टिकल को एक्सलेट नहीं कर सकते। दूसरा बेटा क्या है? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हम इसकी एक्सलेशन नहीं दे सकते, यानी कि वेलोसिटी कितनी हो सकती है? स्पीड ऑफ लाइट से कम ही होगी, इससे कम होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। 2 इसके लिमिटेशन हो गए। डन। चलिए भाई, इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, वरना मैं आपको लिखा हुआ थ्योरी है सब भेज दूंगा, ठीक है ना। चलिए भाई, डन। अब हम आते हैं 1 या 2 न्यूमेरिकल पर, फिर हम बात करेंगे एक नए छोटे से टॉपिक की, ठीक है। तो पहले एक न्यूमेरिकल पर आते हैं जल्दी से। जो बोर्ड में इससे साइक्लोट्रॉन के 2 न्यूमेरिकल आते हैं, पूरे न्यूमेरिकल कराएंगे, आराम से करेंगे, भले ही 2 करें कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से करेंगे। कॉपी पेन आप उठा लो, ठीक है ना। मैं भी न्यूमेरिकल लिख देता हूं, ठीक है ना। लिखा हुआ है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। मैं लिखता हूं what is the radius of path of electron moving at a speed of 1
एट द स्पीड ऑफ कितनी स्पीड बेटा, स्पीड ऑफ 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड एक इलेक्ट्रॉन है इस स्पीड से घूम रहा है इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किसमें बेटा, इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड में मेरे लाल घूमे जा रहा है, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 6 × 10⁻⁴ टेस्ला। कितनी, 6 × 10⁻⁴ टेस्ला, ठीक है ना, टेस्ला। आगे लिखा हुआ परपेंडिकुलर है, कैसी है मेरे लाल, परपेंडिकुलर है टू इट, टेस्ला यानी टू इट, यानी कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो क्या करेगा, सर्कुलर पाथ चलाएगा, ठीक है ना। और परपेंडिकुलर नहीं एक ही एंगल होता तो क्या करता, हेलिकल मोशन चलाता, आगे की तरफ बढ़ता है, सबको याद है ना, यानी कि सर सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है, दूसरा से पार्ट है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, और द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है ना। और तीसरा पार्ट इसमें पूछा है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बतानी है कि इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है। बट मैं लिख देता हूं पूरा, फाइंड काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसमें बेटा, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल ली। एक नया वर्ड आपको मिला, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। पहले समझना किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है बेटा, जितनी वैल्यू यदि कोई जूल में आ रही है, एनर्जी की वैल्यू किसमें आ रही है, जूल में आ रही है, ठीक है ना। जूल में 1.6 × 10⁻⁻19 का डिवाइड कर दें, ठीक है ना, जूल में 1.6 × 10⁻⁻19 का डिवाइड कर दें तो किसमें बन जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बन जाता है, ठीक है ना। और यदि हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम 1000 का डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना है, यानी कि जूल की वैल्यू को 1.6 × 10⁻⁻19, आपको याद आ रहा है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये, ठीक है ना, इसका डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। एनर्जी की नई यूनिट समझ में आ गई होगी आपके। और यदि इसमें 1000 का डिवाइड कर दें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो क्या बन जाएगा, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी बात समझिए, ठीक है ना। चलो आराम आराम से कॉपी पेन आप भी ले आओ, बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, सारा क्वेश्चन सही सही करेंगे, ठीक है ना। बड़े आराम से करेंगे कि बहुत से लोगों को दिक्कत होती है सर ऑनलाइन में क्वेश्चन न्यूमेरिकल लंबे नहीं हो पाते, हम आराम से लंबे करेंगे, ठीक है ना। देखो भाई सबसे पहले क्या गिवन है, वी वेलोसिटी कितनी गिवन है, वेलोसिटी गिवन है बेटा, जे लिखा हुआ है, स्पीड, स्पीड और वेलोसिटी एक ही बात है, यहां पर ध्यान रखना कितनी गिवन है, जे लिखी हुई है, कितनी, 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, सर वेलोसिटी गिवन है, डन। दूसरा हमारे पास क्या गिवन है बेटा, देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड गिवन है टेस्ला में, ध्यान रखना। आपको नहीं समझ में आ रहा सर मैग्नेटिक फील्ड कहां है, ध्यान रखना, यूनिट से पहचाना करो बस, यूनिट ध्यान रखो कि सर जहां पर टेस्ला लगी मतलब क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड है, जहां पर मीटर पर सेकंड है वो क्या है हमारे पास, वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो बेटा बी लिख देता हूं, बी इक्वल टू कितनी है, 6 × 10⁻⁻4 टेस्ला, डन, हमें बी मिल गई। अब बेटा एक चीज और भी लिखा हुआ है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो जो लिखा लाइन, ये देखो क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी कैसी है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब एक चीज और देखो, कौन घूम रहा है, सर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है मेरे लाल, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि चार्ज पार्टिकल मिल गया, यानी हमें क्यू लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं। क्यू कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और बेटा इलेक्ट्रॉन ही घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मास भी मालूम पड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मास आपकी कॉपी, आपके बोर्ड से पेपर मिलता है ना, उसको सबसे आगे लिखा रहता है, सबसे पहली या दूसरी लाइन में लिखा होगा इलेक्ट्रॉन का मास। वैसे आपको चाहो तो याद भी कर सकते हो, कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। वैसे आपके बोर्ड के पेपर में लिखा हुआ होगा कितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास, बोर्ड के पेपर के पहले ही पेज पर लिखा होगा, डन। चलिए भाई इतनी चीज आपको पता है, ठीक है ना। अब निकालना क्या क्या है, सर निकालना है, पहले तो निकालना है रेडियस, देखो जे लिखा हुआ है, व्हाट इज अ रेडियस, यानी कि पहले नंबर पे तुम्हें जे निकालना है।
दूसरे नंबर पर क्या निकालना है मेरे लाल? दूसरे नंबर पर निकालनी है फ्रीक्वेंसी, ये लिखी हुई है फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है ना। और तीसरे नंबर पर क्या निकालना है मेरे लाल? काइनेटिक एनर्जी। जो निकालना है वो भी लिख लेते हैं। एक तो हमें निकालना है आर, दूसरा में क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी का म्यू सिंबल है, ध्यान रखना। किसको देखना बेटा? वी की दोनों टांगों को लहत मार दो, ठीक है ना। टांगे कैसे हो जाए? थोड़ी टेढ़ी सी कर दो, यानी कि देखो जे वाला सिंबल। ये सिंबल किसका है? ये सिंबल है आपका फ्रीक्वेंसी का। और तीसरा क्या पूछा है बेटा? काइनेटिक एनर्जी। ये तीन चीजें पूछी है, काइनेटिक एनर्जी, रेडियस और फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। अब काइनेटिक एनर्जी तो सबसे लास्ट में निकालेंगे, फिलहाल तो हम रेडियस का फॉर्मूला सबको याद है। रेडियस का फॉर्मूला वो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एम बी अपॉन क्यू बी। डन। फॉर्मूला लगा देते हैं, कितना सर? एम बी अपॉन क्यू बी। डन। सॉल्व कर लेते हैं, रेडियस निकालते हैं यहां से पहले हम लोग। आर इक्वल टू एम कितना है सर? एम है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। v कितना है सर? v है हमारे पास 3 इंटू 10 की पावर 7 अपॉन q कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। और बेटा क्यू बी कितना है? बेटा बी जो लिखा हुआ है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला। अब देखो बेटा, पहले लाल, पहले यहां पर देखो, ठीक है ना। बड़े आराम से देखना, बहुत से लोगों को अभी प्रॉब्लम होती है इसमें सॉल्व करने में। सर बड़ी बड़ा क्वेश्चन आता है, हार्ट में धक धक शुरू हो जाती है। हार्ट में धक धक तो होती नहीं, हाँ दिल में क्या सी आवाज आती है? अभी कमेंट में लिखना, सर दिल में कैसी आवाज आती है, ठीक है ना। तुम्हारे हार्ट में धक धक होती है, बस वास्तव में बायो वाले बहुत से दिख रहे होंगे, उनको पता होगा दिल में आवाज कैसी आती है, ठीक है ना। जल्दी बता देना कमेंट में, बताऊंगा फिर कैसी आवाज आती है, ठीक है ना। सर दिल में उसकी आवाज आती है, भाई उसकी नहीं आती, किसकी आती है? थोड़ा लिखना आवाज किसकी आती है? धक धक नहीं आती है बेटा, लब डब आती है। क्या आती है? लब डब, ठीक है ना। दिल में कैसी आवाज आती है मेरे लाल? लब डब, बिल्कुल सही कहा कुसुम, बिल्कुल लब डब आती है, ठीक है ना। चलो भाई, अब दिल वाली आवाज सुनते हैं बाद में, पहले से हम सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए सबको 10 की पावर को ढालाओ, क्या करना है? बाकी सब कुछ लिखा रहने दो। 9.1 इंटू 3 अपॉन 1.6 इंटू 6 लिख दिया। अब 10 की पावर से करो खत्म कहानी, तो क्योंकि थोड़ा छोटा हो जाएगा, देखने में प्यारा लगेगा, ठीक है ना। देखो कितनी है? माइनस के 31, ठीक है ना। कितनी है सर? प्लस के 7। देखो प्लस के 7 दिख रही है। अब जे ऊपर जाएगी तो कैसे हो जाएगी बेटा? प्लस के 19 हो जाएगी, हाँ और ना सर? प्लस के 19 हो जाएगी। और जे ऊपर जाएगी तो कैसे हो जाएगी सर? प्लस की 4 हो जाएगी। अब बेटा 3 प्लस की और 1 माइनस की, थोड़ा देखना कितनी हुई। देखो 19 और 7, 19 और 7 कितने होगा बेटा? 26। और 26 और 4, 26 और 4 कितने हो गए भैया? पूरे पूरे 30 हो गए, है ना। कितने हो गए? 30 हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है। और 30 के बाद 31 यहां पे लगे, 31 यहां पे लिखे हुए हैं, तो कितनी बची सर? 10 की पावर माइनस 1 बचे। बात समझ में आ गई ना? बड़ा छोटा सा हो गया, प्यारा सा क्वेश्चन हो गया। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। 3 का टेबल आता है, 3 2 से काट डाला, डन। पॉइंट से पॉइंट काट दिया, डन। अब आर कितना बचा हमारे पास सर? आर बचा 91, तो ऊपर रहा, ठीक है ना। अपॉन 16 टू या 32 इंटू 1 अपॉन 10। बात समझ में आ गई? इतनी इतनी बात समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। बिल्कुल समझ में आ गई होगी। कितनी सर? 91 अपॉन 32 इंटू 1 अपॉन 10, ठीक है ना। चलो अब क्या करें? अब सर इसको सॉल्व कर दो, आंसर निकाल दें। कैसे? देखो बेटा, इसको हमने सॉल्व किया 32 डिवाइड बाय 91 में, ठीक है ना। कर लेते हैं। 32 टाइम या 3 टाइम कितना जाएगा सर? 2 टाइम जाएगा, ठीक है ना। 4 6 कितना बचा सर? थोड़ा देखना, 6 7 7, ठीक है ना। 0 आ गया, ठीक है ना। 2 आया और ये 0 आ गया। अब कितने बार? 6 टाइम या 7 टाइम? बेटा 7 टाइम लिखे तो 6 टाइम करीब जाएगा, ठीक है ना। 2.6, ठीक है ना, यही तो होगा लगभग लगभग, ठीक है ना। और यदि हम सॉल्व करें 10 और भी है तो कितना हो गया? आर इक्वल टू बेटा 2.6, और अगली बार और जाएगा तो हम लिख सकते हैं, देखो 2.6 अपॉन 10, या फिर 2.7 कर लेता हूं मैं इसको, क्योंकि 6, ठीक है ना, 7 के आसपास जाएगा, 6 ही होगा, ठीक है, सॉरी 6 के आसपास जाएगा। और ये कितना जाएगा? 0.26 मीटर, जिसका आंसर आ गया, ठीक है ना। कितना आ गया? 0.26 मीटर इसका आंसर आ गया जी, लगभग इतना हुआ, ठीक है ना। डन।
चलो भाई इसको जल्दी से नोट करो, फिर मैं रफ करूं। 28 आ रहा है, चलो भाई 28 आ रहा है तो मैं 28 कर देता हूं, मेरा कहीं मिस्टेक हो रही होगी, ठीक है ना। कितना आ रहा है, गलती कहाँ हो रही है, 32 डिवाइड बाय 91, 6 27, ठीक है बेटा 8 आ रहा है, ठीक है ना। तो कितना आ रहा है, 0.28 मीटर इसकी रेडियस आ गई, ठीक है ठीक है ठीक है मेरे लाल, डन। चलो भाई इसको नोट करो, फिर हम आते हैं, यानी कि आर निकला है हमारे पास, अब हम निकालेंगे क्या, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, कितनी निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी। आराम से सॉल्व करें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं निकाल रहा हूं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सबको पता है, आराम से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कहां लिखा हुआ है, जे लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, कितना, क्यूवी अपॉन 2 पाई एम। देखो बेटा फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए म्यू लिखा, फ्रीक्वेंसी का सिंबल म्यू होता है, क्यू कितना है सर, क्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का कितना 19, ठीक है ना। अब क्यू बी, बी लिखा हुआ है 6 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन, डन। अब देखो 2 की यहाँ पे 2 लिखा, पाई की यहाँ पे 3.14 और एम जे लिखा हुआ है 9.1, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। सबसे पहले क्या करना है मेरे लाल, 10 की पावर को सुलखानी करनी है, यानी कि 1.6 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर कितनी लिखेंगे जल्दी से आप कमेंट बता दो, ठीक है ना। तब तक मैं इसको काट पीट के बगल करता हूं, इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट को आ रहा हूं, और 10 की पावर बता देना बेटा कितने लिखेंगे, 48 अपॉन 3.14 इंटू 91 इंटू, हाँ कितना है 10 की पावर, 10 की पावर नहीं बोलना किसी को, थोड़ा देखो मेरे लाल कितना आ रहा है, थोड़ा गौर से देखो, देखो ना भाई 10 की पावर -19 ऊपर है, -4 ऊपर है, 10 की पावर 8, ठीक है वेरी गुड, और ये प्लस के 31 हो जाएगा, ठीक है ना। 19 और 4, ठीक है ना, 23, और 23 में से आप 30 -23 है, ठीक है, 31 -23 प्लस के हैं, ठीक है, कितने बचे, कितने बचे, कितने बताए थे आप लोगों ने, 8, कितनी पावर आ रही बेटा, पावर कितनी बताई थी आपने, 8, ठीक है ना, 10 की पावर 8 आ रही है, डन, ठीक है। चलो भाई अब इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे, थोड़ा सॉल्व कर भी लेते हैं इसको, कैसे सॉल्व होगा थोड़ा देखना। 48, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3.14 इंटू 91 जो जाएगा 14, और 3 क्रॉस किया 36, 3 1 कैरी 28, ठीक है ना, 2 पॉइंट, ठीक है डन। यानी कि म्यू कितना आ गया हमारे पास म्यू आ गया 48 अपॉन 285.7174 इंटू 10 की पावर कितना लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, ठीक है ना, 10 की पावर कितना लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, ठीक है ना, 8। बेटा इन दो पॉइंट को हटाया तो 2 जीरो में और बढ़ा दिया, ठीक है ना। चलिए भाई ठीक है, अब इसको सॉल्व थोड़ा कर लिए, डिवाइड आपको करना पड़ेगा, और डिवाइड करने के बाद इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.6 इंटू 10 की पावर 11 आ रहा है, ठीक है, 1.6 इंटू 10 की पावर 11 आ रहा है, ठीक है ना, चेक कर लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है ना, डन, ठीक है। चलिए भाई इसके बाद अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी पर। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी इसको मैं रफ करूं, ठीक है। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी पर। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सामने रखा हुआ है, सब कुछ फॉर्मूले बेस्ड आएंगे। देखो काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम। देखो मैं लिखता हूं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी 1/2 आर स्क्वायर, आर कितना निकला था, अबे आर तो हमने निकाला था 0.28, ठीक है ना, तो आर कितनी थी हमारे पास 0.28 का होल स्क्वायर। दूसरा
Q कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का होल स्क्वायर। B कितना है, B लिखा हुआ है 6 इंटू 10 की पावर -4 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना बेटा M, और M कितना है 9.1 इंटू 10 की पावर -31, यही तो है। अब देखो थोड़ा सा एक और ध्यान रखना, किसमें निकालना है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यानी सर कितने का डिवाइड और कर दें, सर डिवाइड कर दीजिए कितने का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का डिवाइड और कर दीजिए आप, तो किसमें निकल आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल आएगा। डन। हमें फायदा क्या हो जाएगा, हमारा ये कट जाएगा एक पावर पूरी। देखो भाई जी हमने पूरा काट दिया। डन, ठीक है ना। चलो भाई अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले पावर सॉल्व करेंगे, तो कितना हुआ 0.28 इंटू 0.28 इंटू 1.6 इंटू 6 अपॉन 9.1, और पावर सॉल्व कैसे करनी है थोड़ा देखना मेरे लाल, 19 माइनस की, ठीक है ना। यहां पर -4 है लेकिन -4 का स्क्वायर लिखा है बेटा, स्क्वायर मतलब -4 और ऐड हो जाएंगे तो कितनी हो गई बेटा -4 और -4, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। डन, ठीक है ना। अब बेटा देखो ये 31 ऊपर जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, प्लस के 31 हो जाएंगे, ठीक है ना। 19 और 4, 19 और 8 27, ठीक है ना, यही तो हो गए। 27 कैसे हो गए, नेगेटिव के हो गए। अब 31 आपके पास पॉजिटिव है तो कितनी बची, ठीक, एक मिनट, ओके 4 बची, ठीक है ना, यानी पावर कितनी आ गई 4 हो गई। सॉल्व करने बैठे दोबारा से 2 से फिर काट दो, ये कितना कटा 3 टाइम्स, तो 0.28 इंटू 0.28 इंटू 1.6 इंटू 3 अपॉन 9.1 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है ना, 10 की पावर 4। कम कैसे आ रही है, ठीक है। सॉल्व करो बेटा इस पे, और फिर आपको इसको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको निकाल देना है इसका आंसर। इसका आंसर कुछ गलत निकल रहा है, मैं दोबारा देखूंगा कैसे निकल रहा है, फिर आप इसी फॉर्मूले से सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। चलिए भाई डन, मैं रफ कर रहा हूं उसको, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेटा बायो सेवर्ट लॉ, ठीक है ना। कौन सा लॉ, बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट लॉ क्या है, अभी तक आप लोगों ने एक नया वर्ड आपने पढ़ा था, एक जब आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ी थी वहां पे परमिटिविटी, ठीक है ना। यहां आप पढ़ेंगे परमियाबिलिटी। क्या पढ़ेंगे, परमियाबिलिटी, ठीक है बेटा, देख लूंगा मैं इसको, ठीक है मन्नू। चलिए भाई इस बार आप पढ़ेंगे नया टॉपिक में क्या बेटा, परमियाबिलिटी पढ़ेंगे, और टॉपिक का नाम क्या है बेटा, बायो सेवर्ट लॉ। कौन सा लॉ, बायो सेवर्ट लॉ, BIOT, बायो सेवर्ट SAVART, बायो सेवर्ट लॉ, ठीक है ना। एक लॉ है बायो सेवर्ट लॉ, ये क्या कहता है समझना मेरे लाल, रीडिंग बाद में हम पढ़ेंगे इसकी, ठीक है ना, पहले समझ लो। एक मेरे पास एक वायर है, ये मेरे पास एक वायर है, ठीक है ना, एक किसी शेप का वायर है, इसमें फ्लो हो रहा है करंट I, ठीक है ना, और इस वायर से इस पॉइंट P पॉइंट पर मुझे बतानी है कि इस वायर से इस वायर के इस टुकड़े से, कौन से टुकड़े से मेरे लाल, इस वाले लेंथ, छोटे से लेंथ कौन सा, DL लेंथ से। समझना दोबारा से, क्या क्वेश्चन कह रहा है बेटा, नहीं बेटा, ठीक है देखना बेटा, मेरे पास एक, आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर में एक कोई जे डीएल टुकड़ा, मैं कह रहा हूं डीएल टुकड़ा यहां भी हो सकता है, तो बेटा इतने से लेंथ से इस पी पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, वो कौन बताएगा, सर बायो सेवर्ट लॉ बताएगा। समझ में आ गई ना। तो बायो सेवर्ट लॉ क्या है मेरे लाल, बायो सेवर्ट लॉ कहता है कि किसी भी करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके किसी भी पर्टिकुलर लेंथ से बेटा
किस पॉइंट पर, किसी भी अननोन पॉइंट, अगर वो दूरी कुछ भी हो, ठीक है ना, उस पॉइंट से किसी भी लेंथ से या पूरी वायर से, जो आपकी मर्जी हो, हम तो छोटे टुकड़े की बात कर रहे हैं, डीएल लेंथ से कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है इस पॉइंट पर, इस टुकड़े से, इस करंट कैरिंग वायर के इतने से वाले पार्ट से इस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, वो कौन बताएगा? सर बताएंगे बायो-सैवर्ट चाचा, ठीक है ना। कौन बताएगा? सर बायो-सैवर्ट चाचा ने बता दिया था तरीका। अब बायो-सैवर्ट चाचा ने क्या कहा था बेटा? बायो-सैवर्ट चाचा ने कहा था कि जितनी करंट फ्लो हो रही है उसको देख लो, जितना आपके पास टुकड़ा है, चाचा ने कहा था उस टुकड़े की लंबाई देख लो, ठीक है ना। उस टुकड़े से बेटा वहां तक की, जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, वहां तक की दूरी ढूंढ लो बेटा कितनी है। चाचा ने क्या कहा? चाचा ने पहली बात कही कि भैया करंट ढूंढ ले भाई लल्लू। दूसरा चाचा ने क्या कहा? सर दूसरा कहा डीएल, कितने लंबाई, चाचा ने कही कितने लंबे वायर से चाहिए हमें मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा चाचा ने क्या कहा? सर दूरी ढूंढ लो, आर कितनी दूरी पर है। चौथा चाचा ने कहा कि भैया वो एंगल, ये छोटा सा आपको देखना ना डीएल एलिमेंट, ये डीएल एलिमेंट, जो डीएल एलिमेंट है वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है ना। और एंगल का कौन सा साइन लेना है, कौन सा लेना है? चौथा चाचा ने कहा कि एंगल का क्या लेना है? साइन थीटा, कितने डिग्री का वो एंगल बना रहा है उसकी साइन वैल्यू। डन। इतनी बात चाचा ने कह दी कि बस और कुछ मत ढूंढ के लाओ लल्लू, केवल क्या ढूंढ के लाओ? ये तीन चीजें ढूंढ लाओ कि वायर में करंट कितना फ्लो हो रहा है, नंबर 2 वायर की लेंथ, यानी कि जितने जितने लेंथ की आपको निकालना है, इतना बड़ा करना तो इतना बड़ा नाप लो, ठीक है ना। जितना लेंथ एलिमेंट है उस लेंथ एलिमेंट को लेके आओ, ठीक है ना। अब ध्यान रखना एक चीज और, लेंथ एलिमेंट का विद डायरेक्शन कहा चाचा ने। क्या कहा? लेंथ एलिमेंट तो लेना है, बट लेंथ कैसा है? ऐसा जा रहा है या फिर ऐसा जा रहा है या फिर ऐसा जा रहा है, जहां मर्जी, यानी कि लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा, उस लेंथ एलिमेंट के मिड पॉइंट से पी पॉइंट तक की जो दूरी है वो कैसी है, वो कितनी है, वो पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब वो दूरी, जो दूरी आपने बनाई है स्ट्रेट लाइन, वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है ना, कितने डिग्री का एंगल बना रही है, ये भी पूछा है, ठीक है ना। क्या पूछा है? कि वो दूरी है वो कितनी डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है ना। इन सब चीजों को मिल जाए हमें तो हम बायो-सैवर्ट लॉ कहता है, बायो-सैवर्ट लॉ क्या कहता है कि इस पॉइंट पर क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकल आएगी? मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगी, मैग्नेटिक फील्ड FIEL, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगी, यानी कितनी निकलेगी? सर इससे निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड, छोटा सा वायर का एरिया लिया तो डीवी निकलेगी, ठीक है ना। क्या निकलेगी मेरे लाल? डीवी निकलेगी। अब चाचा ने कहा कि डीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? करंट के। डीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? करंट के, नंबर पहली बात, ठीक है ना। डीवी, अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वायर की लंबाई की। यदि वायर लंबा लोगे तो और अधिक निकलेगा, यानी कि डीबी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? डीएल लेंथ के। अब चाचा ने क्या कह दिया? चाचा ने एक लाइन और कह दिया कि मैग्नेटिक फील्ड डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस एंगल के साइन वैल्यू पर। कौन सी वैल्यू? यानी कि साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और चौथी बात भी फिर चाचा ने कह दी कि जो डीबी है इस पॉइंट पर, डीबी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड किसकी होगी? सर डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी वहां की दूरी के स्क्वायर के, ठीक है ना। अब चाचा ने चार बातें कह दी, चार बातें ढूंढने की कहा था। पहले तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ एलिमेंट के, लेंथ एलिमेंट के मैं डायरेक्शन याद कर रहा हूं, ठीक है ना, जो डायरेक्शन लिखा हुआ है, लेंथ एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डन। तीसरा, मैग्नेटिक फील्ड के, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसका? सर जो एंगल बन रहा है लेंथ एलिमेंट का उसके साइन वैल्यू, अकेला थीटा नहीं, उसके साइन थीटा पर, ठीक है ना, उसका साइन थीटा। और जो कितनी दूरी पर निकालनी है लल्लू तो है, ठीक है ना, उसे क्या हुआ? 1/r²। अब मेरे लल्लू इन चारों को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, चल मेरे लाल इकट्ठे करते हैं। यानी कि सर डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई DL साइन थीटा अपॉन r²। यानी कि बायो-सैवर्ट चाचा ने कह दिया कि इस पॉइंट पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? सर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, तुमने वो भी लिख लिया, लेंथ एलिमेंट के साइन थीटा के और r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह दिया, ठीक है ना। चलिए भाई, अब बेटा ये तो हमारा निकल आया इतनी बात। अब इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए अपने पास क्या पंगा होता है? सर एक हम कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। बेटा कांस्टेंट लगा दिया तो डी बी इक्वल टू, क्यों क्या लगाया? म्यू नॉट
बेटा म्यू नॉट एक कांस्टेंट लगाया, और म्यू नॉट को हम क्या बोलते हैं, परमियाबिलिटी। याद आया क्या बोलते हैं, परमियाबिलिटी, ठीक है ना। म्यू नॉट को क्या बोलेंगे, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना। तो हमने कांस्टेंट क्या लगाया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कितना लगाया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि बायो सेवर्ट लॉ पर हमारे पास एक इतना लॉ बन गया, क्या बन गया, म्यू नॉट BD इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जो हमारे पास बायो सॉवर्ट लॉ के हिसाब से किसी भी पॉइंट पर यदि कोई वायर है उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके अननोन पॉइंट पर हम क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, जिसमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है क्या है, एक कांस्टेंट है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है मेरे लाल, एक कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू कितनी है सर, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -7, कितनी मेरे लाल, 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर, इसकी यूनिट है, ठीक है ना। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर, या फिर बेटा, या फिर इसकी दूसरी यूनिट होती है 10 की पावर -7 बेबर, ठीक है ना, बेबर मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स। बायो सेवर्ट लॉ क्या था, बायो सेवर्ट लॉ किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर क्या जाता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताता है। बायो सेवर्ट लॉ किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, नंबर 1 करंट पर, उस वायर में बहने वाले करंट पर, नंबर 2 वहां से उस लेंथ एलिमेंट पे कितने बड़े वायर का आपको निकालना है, बोल उसके लेंथ एलिमेंट पर, ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा किस पर डिपेंड करता है, बेटा नेक्स्ट डिपेंड करता है दूरी पर, कितनी दूरी पर निकालना है, ठीक है ना, उसके स्क्वायर पर। देखो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, दिख रहा है ना, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। और तीसरा सर एंगल के साइन वैल्यू पर, ठीक है ना। चलो भाई, ये बात कही थी किसने, बायो सेवर्ट ने। और बायो सेवर्ट ने देखो एक म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट है बेटा परमियाबिलिटी। हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी, याद करो, ये क्या है, इसको हमने पढ़ा था परमिटिबिलिटी, ठीक है ना, याद करो, ये परमिटिबिलिटी थी ना, याद है कितना था, यार किसी को याद है ना, आपको याद है, हम लोगों ने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हमने क्या कहा था बेटा, इसको हमने कहा था परमिटिविटी, ठीक है ना। और ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है परमियाबिलिटी, ठीक है ना। मैग्नेटिक में क्या आती है, परमियाबिलिटी, और इलेक्ट्रिक में क्या है, परमिटिविटी, ठीक है ना। परमिटिविटी परमियाबिलिटी, परमिटिविटी परमियाबिलिटी, याद रखना इस चीज को, ठीक है ना। तो जो बायो सेवर्ट लॉ समझ में आ गया, क्या है, बायो सेवर्ट लॉ कहता है कि dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल का साइन वैल्यू, ठीक है ना, और dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और यहां पर मैंने क्या कहा था, यहां पर मैंने कहा था DL लेंथ एलिमेंट विद डायरेक्शन। अब इसकी जरूरत पड़ेगी क्यों, ठीक ना, हमने सबको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद क्या निकला मेरे लाल, dB इक्वल टू I dl साइन थीटा अपॉन r²। इसको हटाया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, तो क्या आया, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r²। ठीक है, समझना बेटा। ये तो हमारे पास निकला ओनली मैग्नीट्यूड, क्या निकला मेरे लाल, ओनली मैग्नीट्यूड। अब बेटा यदि हम आपसे कहें कि भैया dB मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, सर मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो बेटा dB की वैल्यू बताओ वेक्टर में, यानी कि ये क्या हो जाएगा मेरे लाल, अब नई हेडिंग क्या बन जाएगी, नई हेडिंग बन जाएगी वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सेवर्ट लॉ, ठीक है ना। कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, बेटा कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट लॉ का कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना। चलो भाई पहले हम स्केलर फॉर्म लिख लेते हैं, फिर से हम वेक्टर फॉर्म बनाते हैं, ठीक है ना। स्केलर फॉर्म क्या है भैया, सर स्केलर फॉर्म सर आपने कहा dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r², ठीक है ना। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें इसका क्या करना है, वेक्टर फॉर्म और निकालना है, ठीक है ना। चलिए भाई वेक्टर फॉर्म पढ़ लेते हैं। बेटा देखो मैंने कहा था क्या, dl का कौन सी बात कही थी, लेंथ एलिमेंट। और ध्यान रखना बेटा लेंथ एलिमेंट, क्योंकि मैं साइन थीटा गिवन है तो उसका वेक्टर फॉर्म देखना, dB इक्वल टू कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I, ठीक है ना,
डीएल, डीएल के ऊपर एरो लगाओ क्योंकि मैंने कहा डायरेक्शन वाला है। लेंथ किधर ऊपर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, अभी देखना इसका हम रूल भी यूज करेंगे, ठीक है ना। डीएल और बेटा साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट। सर साइन थीटा हमेशा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट मेरे लाल, क्रॉस प्रोडक्ट। तो साइन थीटा पर क्रॉस प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई किससे करना है बेटा, डायरेक्शन के, यानी कि जो आर है उसकी यूनिट वेक्टर से। किसका, यानी कि जो आपकी दूरी है वो किस डायरेक्शन में है, जो दूरी है वो ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, सामने है, ऊपर है, किधर है, यानी इस लेंथ एलिमेंट से वो दूरी किस जगह पर है फिलहाल, ठीक है ना। यानी वो उस लेंथ एलिमेंट से वो दूरी किस जगह पर है उसका मल्टीप्लाई, डन, अपॉन, अपॉन कितना मेरे लाल, आल स्क्वायर, ठीक है ना। जे आपका भी वेक्टर फॉर्म बनाना, इससे एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, दोबारा समझना। जे हमारा स्केलर फॉर्म था, हमने डीएल, सर डीएल को लेंथ एलिमेंट की बात कर रहे थे, डायरेक्शन हमने ले लिया। दूसरा साइन थीटा हटाने के लिए क्या करना पड़ा, सर क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ा, ठीक है ना। और तीसरी बात बेटा जो आप आर देख रहे हैं इसका केवल डायरेक्शन लिया, यानी कि आर किधर है, ये आर का डायरेक्शन किधर है, ओनली डायरेक्शन, यानी कि आपने कैप देख रहे हो, अपॉन आर स्क्वायर, डन। अब आपको याद करो बेटा हम 11 में पढ़ चुके हैं आर वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर कैसे निकलना था बेटा, आर वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर, यही तो पढ़ चुके हैं हम लोग, क्या पढ़ चुके हैं, आर यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर पूरा, आर यूनिट वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर। बेटा देखो मैं इसको लगा रहा हूं यहां पर, तो बेटा देखना डीबी, डीबी इक्वल टू कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, समझ में आ गई इतनी कहानी तो पहले ही है, ठीक है ना। कंटिन्यू रखते हैं, आई डीएल, डीएल की जगह पे साइन लगा दिया एरो। अब बेटा देखना इनटू, बेटा क्या कर रहे हैं हम लोग, आर वेक्टर, डन, क्योंकि इसको हम आर वेक्टर को सेट कर देंगे, आर यूनिट वेक्टर को उसमें कन्वर्ट कर दिया आर वेक्टर में, और यहां पर आपका आर स्क्वायर था बेटा, आर मॉडुलस का मतलब होता है ओनली रेट, दूरी, ठीक है ना। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, ओनली दूरी, पॉजिटिव वैल्यू, और दूरी कैसी क्वांटिटी है, सर स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए आर कर दिया। अब देखो बेटा फाइनल आपका बन गया वेक्टर फॉर्म म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कंटिन्यू रखा, आई डीएल वेक्टर इनटू मेरे लाल आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये कौन सा फॉर्म आ गया मेरे लाल, ये आपका फॉर्म आ गया कौन सा, बायो सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म। अब सर क्वेश्चन तो आपने बता दिया बायो सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म, देखना तो समझ में आ गया, लेकिन अब डीबी का असली डायरेक्शन बता जाओ सर। यहां पर काम की बात करो कि वास्तविकता में डायरेक्शन किधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, किधर होगी पता नहीं, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी सर, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी ये पूछा गया है। अब मेरे लाल थोड़ा समझना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो आपका रटाया आंसर एक ही होना चाहिए जो मैं आपको रटवा दिया था पहले दिन, ठीक है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, बाय द हेल्प ऑफ, डायरेक्शन कैसे निकाला, किस किस मेथड से निकाला, बाय द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। याद आया सबको, निकालना कहां से है, लिखने के लिए आंसर लिखना क्या है मेरे लाल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना, राइट हैंड थंब रूल। और सॉल्व क्या करना है, सॉल्व अपना तुक्का मेथड, राइट हैंड वाला भीख मांगने वाला मेथड। देखो कैसे करेंगे, एक सेकंड में समझ में आएगा। मेरा राइट हैंड ये है, सबको दिख रहा है, मेरा राइट हैंड ये है, मैं इससे लिखता हूं, ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है। थोड़ा आंखें खोल के देखना, आंखें खोल के देखना। राइट हैंड में क्या करना है आपको, सबसे पहले अपनी उंगलियों को इस तरह, उंगलियों को इस तरह करना है कि डायरेक्शन किधर हो, लेंथ एलिमेंट की तरफ हो। उंगलियों को डायरेक्शन कैसे हो, पहले लेंथ एलिमेंट की तरफ हो, फिर उंगलियों को मोड़ना है, इधर मोड़ो, इधर मोड़ो, इधर मोड़ो, इधर मोड़ो। उंगलियों को मोड़ना है किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपको, जिस पॉइंट पर आपको निकालना है। पॉइंट कहां पर है सर, इस डायरेक्शन में मोड़ना होगा मुझे राइट हैंड को। और तीसरा फिर क्या कर देना है, अंगूठा खोल देना है, आंसर निकल आएगा सर मैग्नेटिक फील्ड का आंसर क्या होगा। अभी कमेंट में आप इसका आंसर लिखना, ठीक है ना। कैसा कल करा देना, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, बस 1 मिनट का रह गया, ठीक है ना। चलो भाई 1 मिनट का रह गया है, क्या करना है, सबसे पहले उंगलियों को ले जाना है कहां, सर डीएल एलिमेंट की तरफ। डीएल एलिमेंट दिख रहा है, करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो डीएल एलिमेंट तरफ उंगलियां ले गए, ठीक है ना। दूसरी बात, उंगलियों को मोड़ना कहां है, सर इस आर की डायरेक्शन में। देखो बेटा पहले तो मैं इधर ले गया, अब मैंने मोड़ दी, देखो ऐसी मोड़ी, देखो मोड़ दिया, इस आर की तरफ मोड़ दी मैंने। अंगूठा खोल दो, अंगूठा खोलने पर कहां जा रहा है, सर अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, सर इनसाइड द व्हाइट बोर्ड। कैसा होगा मेरे लाल, इनसाइड द व्हाइट बोर्ड। बस इतना ही समझना था और कुछ नहीं समझना। दोबारा देखो, अंगुलियों को कहां ले जाना है, सर डीएल लेंथ के एलिमेंट की तरफ। उंगलियों को मोड़ना कहां है, सर मोड़ना है जहां जिस पॉइंट पर आपको निकालना है। मुझे पॉइंट इधर निकालना होता तो मैं इधर मोड़ता, ठीक है ना, इधर मोड़ता। यदि मान लो पॉइंट क्या होता, ये क्यू पॉइंट होता यहां पर, तो यहां ले गया, इधर मोड़ता। अब कैसा होता मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, सर आउटवर्ड होता, ठीक है ना। यहां पर क्या करना है, सर आपका उंगलियां ले जाओ,
उस तरफ मोड़ दो, और जहां अंगूठा आपका खुलने को कहे, ठीक है ना, वो क्या होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यानी कि सर इस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, इनवर्ड होगा। कैसा होगा, इनवर्ड होगा। डन। इसके मैं नोट्स अभी भेज रहा हूं, ठीक है ना, आप इतना समझ लीजिए, ठीक है ना। आज मैंने आपको बायो सेवर्ट लॉ समझा दिया, ठीक है, एक न्यूमेरिकल करा दिया, और मैंने आपको साइक्लोट्रॉन समझाया, ठीक है ना। इतना ही ठीक है आज इतने के लिए, ठीक है। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पर, ठीक है ना। आप YouTube पर जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कर देना, ठीक है ना, और दोस्तों को भी शेयर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय मेरे लाल, ठीक है ना। ओके।